एक शख्स को देखकर उसने कहा, मुझे लगता है कि आप देवदास गांधी है। हाँ, तुमने मुझे कैसे पहचाना और यह सवाल कैसे किया? हम हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले थे। आप वहाँ द हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर के तौर पर आए हुए थे। बिल्कुल सही है। और आप? मैं नाथूराम विनायक गोडसे हूँ और मैं उस समय हिंदू राष्ट्र न्यूज़पेपर का एडिटर था और वहाँ मौजूद था। आज आपने अपने पिता को खोया है और इसका कारण मैं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके और आपके परिवार के दुख का कारण हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरी उनसे कोई निजी दुश्मनी या बैर नहीं था। उस समय देवदास गांधी सिर्फ गोडसे को सुनते रहे। अपने पिता की हत्या करने वाले नाथूराम की सभी बातें सुनने के बाद उन्होंने नाथूराम गोडसे से कहा कि फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसका कारण राजनीति और सिर्फ राजनीति है, क्योंकि आप एक समाचार पत्र के एडिटर हैं, तो आपको शुरू से सब कुछ सुनना होगा और समझना होगा। इसके लिए आप पुलिस ऑफिसर से आधे घंटे का समय ले ले और पूरी बात सुने, लेकिन पुलिस ने 1 मिनट का समय देने से भी इनकार कर दिया। पेज नंबर 11, गिरफ्तारी, स्पेशल कोर्ट और पुलिस की जांच। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या के बाद तुरंत अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था और उसी रात से उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। लोगों में उसके प्रति बहुत गुस्सा था। नाथूराम का संबंध ना तो बंगालियों से था, ना ही सिंधियों से, ना पंजाबियों से और ना ही रिफ्यूजियों से। वहीं अमृतसर, अंबाला, कोलकाता, कानपुर जैसे शहरों में खुलेआम खुशी मनाई जा रही थी। इसी बीच दिगंबर रामचरण को पुणे पुलिस ने 31 दिसंबर 1948 को अरेस्ट किया और बाद में मुंबई पुलिस को सौंप दिया। देश भर में हजारों गिरफ्तारियां हुई, जिनमें वीर सावरकर भी एक थे और वहीं से सावरकर का नाम गांधी जी की हत्या के मामले से जुड़ गया। गांधी जी की हत्या के 10 दिन पहले ही 20 जनवरी को मदनलाल पाहवा बम ब्लास्ट के मामले में अरेस्ट किए गए थे। इस मामले में जांच को लेकर कोई भी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं गोपाल गोडसे 2 फरवरी 1948 को अपनी पत्नी को अलविदा कहते हुए घर छोड़ रहा था। मैंने अपनी पत्नी को सिर्फ ये कहा था कि मेरी गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है। मैंने अपना ठिकाना पुणे के उपनगर खड़की को बनाया। फिर 5 फरवरी 1948 को मैं खड़की से काम सीट आ गया और काम सीट से उक्सन पहुंच गया, जो काम सीट से 10 मील दूर था। जब मैं आधा सफर तय कर चुका था, तब मैंने देखा कि पुलिस मेरा पीछा कर रही है। मुझे पकड़ लिया गया और अब मैं पुलिस की जीप में था। 6 फरवरी 1948 के दिन मुंबई में रामचंद्र जी के नौकर शंकर किस दया क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की ऑफिस में आया। अब मैं गिरफ्तार किए गए नाना आपडे और करकरे का साथी था, जिन्हें मुंबई पुलिस ने 13 और 14 फरवरी 1948 को अरेस्ट किया था। अब हम सभी ग्वालियर किले के जेल में कैदी बन चुके थे। 25 मई 1948 को हम सभी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में थे। सावरकर की तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, तो उन्हें अगले दिन यानी 26 मई 1948 को दिल्ली ले जाया गया और फिर ओर्थर हाईवे के जेल में रखा गया। 27 जनवरी 1948 को हम सभी लाल किले के स्पेशल जेल में पहुंच चुके थे, जहां हम सभी सावरकर और डॉक्टर परचुरे से मिले। 1947 में मुंबई विधानसभा में एक नया कानून पास हुआ, जिसे एक्ट ऑफ मुंबई पब्लिक सेफ्टी मेजर के नाम से जाना गया। इस कानून के तहत एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई, जिसमें एक जज को ये अधिकार दिए गए कि वे इस तरह के मामलों के सबूतों की जांच करें, प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं, चार्जशीट और वर्कशीट का अध्ययन करते हुए किसी भी मामले को बिना देरी किए जल्द से जल्द निपटाएं। इस वजह से अपील के समय को 60 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया था। जब हम कोर्ट पहुंचे तो वहां हमने कोर्ट का बदला हुआ माहौल और स्वरूप देखा। ये 27 मई 1948 की सुबह, जब एक विशालकाय कोर्ट रूम में हमारा प्रवेश हुआ, जो लगभग 100 फीट लंबा 22 फीट चौड़ा एक बड़ा सा कमरा था। महात्मा गांधी हत्याकांड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मामला था, इसलिए भारत सरकार खुद इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थी। जब 10 बजने में 1 मिनट बाकी था, तब जज के आने की सूचना हमें दी गई। फोटोग्राफरों ने अपने कैमरे संभाल लिए थे ताकि वो जज को कवर कर सके। जज के आते ही उनपे कैमरे की तेज रोशनी और फ्लैश एक के बाद एक चमकने लगे। श्री सी के दफ्तरे खड़े होकर जज को नमस्कार करते हैं और फिर कोर्ट रूम में चार्जशीट पढ़ी जाती है।
पेज नंबर 13, गवाहों के स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए 2 जून 1948 को कोर्ट की तारीख लगी। रुकावट के लिए खेद है, अगर आपने अभी तक हिंदुइज्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। 3 जून दोबारा हम कोर्ट में पेश हुए और उसके बाद हमारे ठिकाने फिक्स हो चुके थे। गवाहों के बयानों की कॉपी श्री अनाराम भोपटकर को सौंप दी गई, जो पहले से ही तय था। भोपटकर सावरकर के वकील थे। जमुनादास मेहता और अन्य वकील सावरकर के वकील को असिस्ट कर रहे थे। 22 जून 1948 को हमारे खिलाफ चार्ज लगाए गए। कोर्ट ने हमसे कहा था कि यदि हम अपने ऊपर लगाए हुए चार्ज को सही माने तो सजा कम हो सकती है। श्री सी के दफ्तरे, जो कि पब्लिक मिनिस्ट्री के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस मामले में कोर्ट से गुजारिश की कि सरकारी वकील मौका-ए-वारदात पर जाकर मुआयना करें। नाथूराम आप्टे, करकरे, मदनलाल और गोपाल दास यानी कि मैं खुद समझ चुके थे कि हमारा अगला ठिकाना अब क्या होगा। शंकर केसटिया, डॉक्टर परचुरे और सावरकर चुप थे। हमें मौका-ए-वारदात पर ले जाया गया और हमारे खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि की गई। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद ही अथॉरिटी हमें लेकर वहां से तुरंत निकल गई। गांधी जी की मृत्यु भारतीय इतिहास के एक अध्याय के खत्म हो जाने जैसा था। एक ऐसा व्यक्ति दुनिया छोड़ चुका था जिसने आज तक राष्ट्र की सेवा की और भारतीय राजनीति पर आधिपत्य रखा। बंटवारे के शिकार देश में हिंदू मुस्लिम यूनिट की संख्या बढ़ चुकी थी और अब उनके घाव देखने के लिए गांधी जी भी नहीं थे। शांति को पसंद करने वाले देश में लोगों की जान जोखिम में आ गई थी। अहिंसा को ताक पर रखकर हर कहीं खून नजर आ रहा था। पार्टीशन के समय निर्दोषों पर अत्याचार हुए और एक बहुत भयानक माहौल में लोग जीने को मजबूर थे। बहुत सारा खून बहाया गया और कई लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दिन ब दिन बिगड़ते हालात में स्वार्थी नेता अपनी रोटी सेक रहे थे। पेज नंबर 15, हमारे खिलाफ आरोप तय हो चुके थे और देश में अराजकता का माहौल फैल चुका था। ऐसे में राजनीति नेताओं की गलत नियत का शिकार हो रही थी। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे उस समय समाचार पत्र के एडिटर और सीईओ के पद पर थे। समाचार पत्र का नाम था हिंदू राष्ट्र न्यूज़पेपर। अब हमें मुंबई, दिल्ली और ग्वालियर के कोर्ट में घुमाया जा रहा था। हम पर एक आरोप यह भी था कि मैं खुद करकरे, मदनलाल पावा, दिगंबर बड़गे और शंकर दिल्ली के मरीना होटल में जनवरी 1948 में मिले थे। लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है, सिवाय दिगंबर बड़गे की जानकारी के अलावा। मरीना होटल के एक गवाह ने हमारे खिलाफ गवाही दी। यह बात 20 जनवरी 1948 की है। एक टैक्सी ड्राइवर जिसने नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, मुझे और करकरे के साथ साथ दिगंबर और शंकर को होटल से दोपहर में बिरला हाउस छोड़ा था और फिर वहां से तीनों लोगों को कनॉट प्लेस छोड़ा। प्रोसिक्यूशन यह साबित करना चाहता था कि डॉक्टर परचुरे ब्रिटिश लोगों से मिले हुए हैं और वह इस पॉइंट पर अड़े हुए थे। ग्वालियर में उन पर हथियार रखने संबंधी धाराएं लगाई गई। उनके पास पाए गए हथियारों से ये साबित हो गया कि वो अखंड भारत के लिए खतरा है। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, करकरे और मैं खुद कई बार वकील से मुलाकात कर चुके थे। सबूत वीर सावरकर के खिलाफ थे और कुल 149 गवाहों की गवाही हुई। सबूतों को इकट्ठा कर कुल मिलाकर 720 पन्नों की फाइल बनी। 8 नवंबर 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने बचाव में लिखित और विस्तृत स्टेटमेंट पेश किया। एसके दफ्तरे ने एक लंबा स्टेटमेंट तैयार किया था। स्पेशल जज ने उन्हें इस बात की इजाजत दी थी और कहा था कि आगे बढ़ो और अपना बयान तैयार करो। चार्जशीट पर दिए गए जवाब, नाथूराम विनायक गोडसे का नाम इस चार्जशीट में पहले आरोपी के रूप में मेंशन किया गया। किसी भी तरह के चार्ज लगाने से पहले मैं आदर के साथ ही कहना चाहूँगा कि कानूनन किसी भी संस्था के खिलाफ इस तरह का ट्रायल नहीं किया जा सकता। 20 जनवरी 1948 और 30 जनवरी 1948 दो अलग अलग वाक़ये हैं, जिन्हें एक साथ मिलाना सही नहीं है। मुख्य चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ कई तरह के चार्ज लगाए हुए हैं, जो कि उन पर अकेले भी है और उनके साथियों पर भी। इस हिसाब से ये भारतीय कानून के अनुसार सजा के हकदार हैं। चार्जशीट में ये भी लिखा गया कि 20 जनवरी और 30 जनवरी जो कुछ भी हुआ, इसका आपस में कनेक्शन है
और गांधी जी की हत्या के लिए जिम्मेदार है। ये बात साफ जाहिर है कि 20 जनवरी 1948 को हुई घटना अलग है। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई, उसका इस बात से कोई कनेक्शन नहीं है। सबसे मुख्य आरोप तो चार्जशीट में मेंशन किया गया है, वो है मेरे द्वारा गांधी जी की हत्या किया जाना। मैं मानता हूँ कि मैंने यह अपराध किया है और मैं यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि इस केस में किसी अन्य का हाथ नहीं है। मैं यहाँ एक बात और साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि प्रोसीडिंग के दौरान जो भी सबूत मेरे खिलाफ इकट्ठा किए गए हैं, वो ये साबित नहीं करते कि अपराध मैंने किया है। केवल गवाहों के बयानों के आधार पर इसे माना जा रहा है। चार्जशीट पर लिखी धाराओं के अनुसार हम पर हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन और कलेक्शन का इल्जाम भी है, जो अवैध है। मैं इस इल्जाम से भी इनकार करता हूं कि मैंने कभी कॉटन पाउडर शीट, हैंड ग्रेनेड्स, फ्यूज, पिस्टल, रिवॉल्वर जैसी चीजों का ट्रांसपोर्ट किया। मैंने या मेरे साथ मौजूद किसी अन्य ने 20 तारीख तो क्या, कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं किया है। इसलिए मैं इंडियन आर्मी एक्ट और हथियार रखने संबंधी किसी भी धारा का दोषी नहीं हूँ। मुझ पर आरोप सिद्ध करने का मुख्य आधार गवाह नंबर 57 दिगंबर बड़गे के बयान को माना जा रहा है, लेकिन चार्जशीट के पैराग्राफ नंबर 6 में साफ लिखा है कि वो अनबिलीवेबल की गवाह है। मैं मानता हूँ कि मैं गवाह नंबर 57 को जानता हूँ, लेकिन ये भी सत्य है कि मैंने कई सालों से उससे मुलाकात नहीं की और न ही कभी उसके घर गया हूँ। उनका कहना है कि वो हिंदू राष्ट्र के मेरे ऑफिस पर 10 जनवरी को आए थे, लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि अपराधी नंबर 2 आपते मेरे साथ थे और उनके अनुसार ये पूरी तरह गलत और झूठ है। मेरा ऑफिस है। हथियारों के लेन देन संबंधी जो आरोप लगाए गए हैं वो भी झूठ है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मैं 14 जनवरी 1948 को न तो दिगंबर से मिला, न उन्हें मैंने देखा।